एक बात सोचिए, अगर एक मिशेलिन स्टार शेफ दुनिया की सबसे बेहतरीन डिश बनाए, ऐसी डिश जिसके स्वाद में सालों की मेहनत छुपी हो, लेकिन वो उसे एक सस्ते, टूटे हुए और गंदे से प्लास्टिक के डब्बे में परोस दे, तो क्या होगा? तो स्वाद चाहे कितना भी अच्छा हो, वो पूरा अनुभव ही खराब हो जाएगा। बिल्कुल। पुराने प्लास्टिक की वो महक और वो भद्दा डब्बा उस खाने की वैल्यू को एकदम जीरो कर देगा। और देखिए, डिजाइन की दुनिया में, खासतौर पर लोगो डिजाइन में ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। सही कहा आपने। एक बेहतरीन ज्योमेट्री वाला परफेक्ट लोगो बनाना लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। उस लोगो को बेचना, उसकी आगे की पहचान को सुरक्षित रखना और अपनी मेहनत की सही कीमत तय करना, ये चीजें एक डिजाइनर को सच्चा प्रोफेशनल बनाती हैं। वही तो। और आज के इस गहरे विश्लेषण का मकसद यही सब बारीकियां समझना है। आज हमारी इस चर्चा का आधार एक बेहद शानदार किताब है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ लोगो डिजाइन, जिसे जॉर्ज बुकवा ने लिखा है। हाँ, और इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से किताब के उन हिस्सों पर ध्यान दे रहे हैं जो लोगो बनाने के बाद के सफर पर जोर देते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन, बिजनेस का तरीका और ब्रांड गाइडलाइंस। साथ ही हम लोगों के मुख्य टाइप्स जैसे पिक्टोरियल मार्क्स, लेटर फॉर्म्स और वर्ड मार्क्स पर भी बात करेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि डिजाइन इंडस्ट्री में सिर्फ आकार और रंगों के साथ खेलना काफी नहीं है। एक पॉइंट के बाद ना आपको समझना पड़ता है कि क्लाइंट के दिमाग का मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। एग्जैक्टली। तो अगर इसको थोड़ा खोल कर देखें, जब कोई नया डिजाइनर प्रेजेंटेशन के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में आती हैं चमकती हुई स्लाइड्स और 10-12 अलग अलग डिजाइन्स। लेकिन किताब में एक बहुत ही चौंकाने वाला नियम दिया गया है जिसे 80% रूल और ग्रे स्केल अप्रोच कहते हैं। अच्छा, ये 80% रूल क्या है? इस नियम के मुताबिक क्लाइंट के सामने हमेशा सिर्फ 3 डिजाइन्स पेश करने चाहिए और वो लगभग 80% तैयार होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा बिना किसी रंग के यानी ग्रे स्केल होने चाहिए। वेट, बिना रंग के? एक विजुअल फील्ड में जहां रंगों का इतना महत्व है, वहां से रंग ही हटा देना थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। देखिए, रंग बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं। हर इंसान का रंगों के साथ एक निजी रिश्ता होता है। हाँ, ये तो है। मान लीजिए आपने एक बेहद शानदार वर्ड मार्क या मोनोग्राम बनाया, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें लाल रंग भर दिया। अब अगर क्लाइंट को किसी पुराने अनुभव की वजह से लाल रंग पसंद ही नहीं है, तो उसका दिमाग उस डिजाइन को प्रोसेस ही नहीं करेगा। वो देखते ही रिजेक्ट कर देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लाल है। वही तो। ग्रे स्केल का मुख्य कारण यही है कि क्लाइंट का ध्यान किसी सस्ती विजुअल ट्रिक पर ना भटके। पूरा ध्यान ब्रांड के बेसिक कम्युनिकेशन और उसकी ज्योमेट्री पर होना चाहिए। चाहे वो कोई एब्स्ट्रैक्ट मार्क हो या नेगेटिव स्पेस मार्क, उसकी बुनियाद बिना रंग के ही टेस्ट होनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे केक पर आइसिंग लगाने से पहले उसका बेस टेस्ट करना। अगर कोर डिजाइन या बेस ठीक नहीं है तो रंग उसकी कमियों को छुपा नहीं सकते। लेकिन वो 80% वाले नियम का क्या लॉजिक है? अपना काम पूरा 100% करके क्यों ना दिखाएं? क्योंकि जब कोई चीज 100% मुकम्मल दिखती है ना, तो सामने वाले को लगता है कि उसके पास अब कोई राय देने की जगह नहीं बची। वो इसे एक थोपी हुई चीज मानता है और उसमें फालतू की गलतियां निकालने लगता है। अच्छा, तो मतलब अगर थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाए तो क्लाइंट को लगता है कि वो भी प्रोसेस का हिस्सा है। बिल्कुल। जब डिजाइन 80% तैयार होता है तो क्लाइंट थोड़े बदलाव का सुझाव देता है, और जब वो बदलाव होते हैं तो वो लोगो सिर्फ डिजाइनर का नहीं बल्कि क्लाइंट का अपना लोगो बन जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। और सिर्फ 3 विकल्प देने की बात भी इसलिए है ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए। सही पकड़ा आपने। 10-12 विकल्प देने से दिमाग इतने सारे ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाता है, जिसे हम पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। इसलिए चाहे आपके पास कितने भी आइडियाज हों, सिर्फ टॉप 3 डिजाइन ही दिखाएं, जैसे एक साफ सुथरा वर्ड मार्क, एक क्रिएटिव एब्स्ट्रैक्ट मार्क और एक आकर्षक पिक्टोरियल मार्क। तो प्रेजेंटेशन की शुरुआत होती है एक साफ स्ट्रक्चर से। पहली स्लाइड पर कंपनी और प्रोजेक्ट की जानकारी, फिर प्रोजेक्ट के इनसाइट्स, और उसके बाद वो 3 ग्रे स्केल डिजाइन्स और उनके मॉकअप्स। हाँ, और मॉकअप्स पर किताब में एक सख्त हिदायत है। मॉकअप्स बेहद प्रैक्टिकल होने चाहिए। जैसे अगर प्रोजेक्ट किसी कॉफी हाउस का है तो लोगों को किसी कॉफी कप पर दिखाना चाहिए, किसी फैंसी जिम इक्विपमेंट पर नहीं। एग्जैक्टली। मॉकअप का काम ही यही है कि वो क्लाइंट की कल्पना की कमी को पूरा करें। एक आम इंसान एक सफेद पर्दे पर बने लोगों को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो असल जिंदगी में कैसा दिखेगा। हाँ, और जब वो चुन लेता है उसके बाद ही रंगों पर काम शुरू होता है। वहां भी कॉम्पिटिटर्स के रंगों से बचना होता है और
उसके बाद फाइल्स डिलीवर करने का वक्त आता है। सही कहा। किताब में 5 फॉर्मेट्स का जिक्र है: .ai, .pdf, .eps, .jpg और .png। हर फॉर्मेट एक अलग मैकेनिज्म पर काम करता है। जैसे .jpg और .png रास्टर बेस्ड होते हैं ना, यानी पिक्सल से बनते हैं। हाँ, इन्हें वेबसाइट पर लगाना ठीक है, लेकिन बड़े पर्दे पर खींचने से ये फट जाएंगे। वही .eps और .ai फॉर्मेट्स वेक्टर बेस्ड होते हैं। इनमें पिक्सेल्स नहीं होते, बल्कि ये मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करते हैं। तो चाहे 1 इंच के कार्ड पर छपे या बड़े बिलबोर्ड पर, लाइन हमेशा शार्प रहेगी। समझ गई। लेकिन असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू होती है। आप ब्रांड गाइडलाइंस की बात कर रही हैं? बिल्कुल। जब फाइल्स क्लाइंट के पास चली जाती हैं तो उनका इन हाउस स्टाफ उसे मार्केटिंग मटेरियल पर छापेगा। ऐसे में ये कैसे सुनिश्चित होगा कि लोग उस डिजाइन का खून ना कर दें? यहीं पर ब्रांड बुक जरूरी हो जाती है। ये एक कानून की तरह काम करती है कि लोगों के इस बैकग्राउंड पर कैसा दिखेगा। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। मुझे यहाँ एक सवाल उठाना है। एक छोटा स्टार्टअप जिनके पास पहले ही रिसोर्सेज कम हैं, उनको एक 50 पेज की ब्रांड बुक पकड़ा देना थोड़ा कंट्रोल फ्रीक जैसा नहीं लगता? ये बाहर से कंट्रोल जरूर लगता है, लेकिन असल में ये क्वालिटी एश्योरेंस है। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए का लोगो सिस्टम बनवाया, लेकिन उसके स्टाफ ने उसको खींच कर लंबा कर दिया या पीछे अजीब सा ग्लो इफेक्ट डाल दिया। ओहो, वो 1 लाख का लोगो तुरंत सस्ता और अनप्रोफेशनल लगने लगेगा। वही तो। इसलिए गाइडलाइंस में डूज एंड डोंट्स का सेक्शन होता है ताकि ब्रांड की प्रीमियम आइडेंटिटी बरकरार रहे। और इसके अंदर एक बहुत ही टेक्निकल टर्म आती है जिसे कर्निंग कहते हैं, यानी 2 अक्षरों के बीच की विजुअल जगह। हाँ, ये तो लेटर फॉर्म्स और वर्ड मार्क्स में बहुत जरूरी होता होगा। हर फॉन्ट नेचुरली ठीक नहीं लगता टाइप करने पर। बिल्कुल नहीं। ऑप्टिकल इल्यूजन का डिजाइन का बड़ा हिस्सा है। जब एक गोल आकार और सीधा आकार पास होते हैं तो उन्हें फिजिकली थोड़ा पास लाना पड़ता है। किताब में यूरोबेट का एक शानदार उदाहरण है। उन्हें एक बिल्डिंग के ऊपर 65 फुट लंबा साइन लगाना था। 65 फुट? बाप रे, वहां तो मिलीमीटर की गलती भी फुट जितनी बड़ी दिखेगी। एग्जैक्टली। इसीलिए ब्रांड बुक में पहले से दिए गए मेजरमेंट और स्ट्रिक्ट कर्निंग रूल्स ने उनकी ऐसी गलतियों से बचने में मदद की। और इसके साथ ब्रांड बुक में मिनिमम साइज और एक्सक्लूजन जोन भी डिफाइन किया जाता है। जैसे पिक्टोग्राम्स या नेगेटिव स्पेस मार्क्स को अगर बहुत छोटा प्रिंट कर दिया तो वो धुंधले हो जाएंगे। सही कहा। अगर कोई मार्क 3 मिलीमीटर पर पहचान खो देता है तो ब्रांड बुक में साफ लिखा जाता है कि इसको कभी 3 मिलीमीटर से छोटा प्रिंट ना किया जाए। और वो जो एक्सक्लूजन जोन होता है, जिसे हम लोगों की सांस लेने की जगह भी कहते हैं, उसे कभी इंच में नहीं मापा जाता ना? नहीं, उसको हमेशा लोगों के ही किसी हिस्से से मापा जाना चाहिए। जैसे लोगों के किसी सर्कल का रेडियस, ताकि लोग चाहे 3 मिलीमीटर का हो या 65 फुट का, आसपास की खाली जगह उसी अनुपात में रहेगी। क्या बेहतरीन मैकेनिज्म है ये। इसके बाद कलर एक्यूरेसी की बात आती है, जहां पैंटोन कलर्स सबसे जरूरी होते हैं। हाँ, क्योंकि डिजिटल स्क्रीन RGB पर चलती है और प्रिंट CMYK पर। पैंटोन एक स्टैंडर्डाइज्ड इंक रेसिपी है। ये किसी स्क्रीन पर निर्भर नहीं करता। अगर आप वही कोड यूज करेंगे तो दुनिया में कहीं भी सेम शेड प्रिंट होगा। और ये फेड भी कम होते हैं। अच्छा, बिजनेस स्टेशनरी के लिए भी तो नियम होते हैं, जैसे बिजनेस कार्ड्स पर पैटर्न्स एज आइडेंटिटी एलिमेंट्स का इस्तेमाल। बिल्कुल। कार्ड पर कम से कम जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ नाम, टाइटल और वेबसाइट। फिजिकल एड्रेस तब तक ना दें जब तक बहुत जरूरी ना हो। और कार्ड के पीछे के हिस्से में किसी पैटर्न या प्राइमरी कलर का यूज होना चाहिए ताकि वो प्रोफेशनल दिखे। अब देखिए, जब कोई डिजाइनर ऐसी हाई क्वालिटी ब्रांड बुक, इतना सोच समझकर बनाया गया प्रेजेंटेशन और मैथमेटिकल फॉर्मेट्स देता है तो उसके काम की वैल्यू बहुत ऊंची हो जाती है। यहां से आती है बिजनेस साइड की बात, प्राइसिंग। इस बड़ी हुई वैल्यू को चार्ज करने के तरीके में कैसे बदला जाए? हाँ, क्योंकि सिर्फ 3 बेहतरीन डिजाइन्स दिखाना ही डिजाइनर की अथॉरिटी दिखाता है, लेकिन फीस तय करने का क्या तरीका है? किताब में शुरुआती डिजाइनर्स और एक्सपर्ट्स के बीच एक फर्क किया गया है। जो नए हैं उन्हें अपने लगाए गए टाइम और बेस आवरली रेट के हिसाब से चार्ज करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं होता कि काम में कितना वक्त लगेगा। लेकिन एक्सपीरियंस डिजाइनर्स को आर्ली रेट नहीं लेना चाहिए ना? उन्हें तो एक फ्लैट रेट पर काम करना चाहिए। सही पकड़ा आपने। घंटे के हिसाब से चार्ज करना एक्सपर्ट्स के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि उनकी स्पीड उनके ही खिलाफ काम करने लगती है। इसको अगर ऐसे सोचें कि अगर कोई एक्सपर्ट डिजाइनर एक शानदार लोगो सिर्फ 1 घंटे में बना देता है तो क्लाइंट उस 1 घंटे का पैसा नहीं दे रहा। क्लाइंट असल में उन पिछले 20 सालों के अनुभव, हजारों डिजाइन्स और गलतियों से मिली सीख का पैसा दे रहा है। क्या खूब बात कही आपने, एकदम सही। उस 20 साल की मेहनत की वजह से ही वो काम आज 1 घंटे में हो पाया।
और इसी तजर्बे के आधार पर एक और नियम है कि रेट्स को लगातार टेस्ट करते रहना चाहिए। टेस्ट करते रहना चाहिए मतलब हर नए क्लाइंट के साथ? हाँ, खासकर जब आप सिक्योर हों और पास में काम हो, तो एक नए क्लाइंट को थोड़ा ज्यादा रेट बताकर अपनी बढ़ती हुई मार्केट वैल्यू को चेक करना चाहिए। अगर वो मान लेता है, मतलब मार्केट आपकी नई वैल्यू स्वीकार कर रहा है। और अगर मान लीजिए कोई पैशन प्रोजेक्ट हो, जैसे कोई नया स्टार्टअप जिसका आइडिया बहुत अच्छा लग जाए लेकिन उनके पास पूरी फीस ना हो, ऐसी स्थिति में कम फीस के बदले कंपनी में इक्विटी यानी शेयर्स लिए जा सकते हैं। ये एक रिस्क रिवॉर्ड का खेल है जो आगे चलकर बड़ी पैसिव इनकम बन सकता है। सच में एक डिजाइनर को बिजनेस ओनर की तरह सोचना पड़ता है। लेकिन इन सभी चीजों को बनाए रखने के लिए एक और पहलू है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। वो है डिजाइनर का अपना वर्क स्पेस। ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। एक एक्सपर्ट होने के नाते मैं इसके साइकोलॉजिकल असर पर जोर देना चाहूंगा। डिजाइनर को अपनी पहली अच्छी कमाई से एक स्टूडियो स्पेस जरूर बनाना चाहिए, जहां सिर्फ और सिर्फ डिजाइन ऑब्जेक्ट्स हों। वहां कोई और फालतू का सामान या डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसी जगह का माइंड पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग के पावलोवियन रिस्पॉन्स यानी कंडीशनिंग से है। हमारा दिमाग आसपास के माहौल से बहुत जल्दी ट्रिगर होता है। जैसे वहाँ 100 ग्राम का हेवी स्टॉक ट्रेसिंग पेपर हो जिसका एक खास वजन होता है, अच्छी खुशबू वाली पेंसिल्स हों जिनका ग्रेफाइट पेपर पर स्मूथ चले। बिल्कुल। जब एक इंसान रोजाना अपने आप को इन बेहतरीन और खुशबूदार टूल्स के बीच रखता है, तो दिमाग उस टेक्सचर और महक को फ्लो स्टेट यानी क्रिएटिविटी के साथ जोड़ लेता है। दिमाग रिफ्लेक्सिवली उस जगह को क्रिएटिविटी जोन मान लेता है और वहां बैठते ही नए आइडियाज आने लगते हैं। ये पूरा सफर वाकई कितना आश्चर्यजनक है। एक स्केचबुक और पेंसिल के सेंसरी अनुभव से शुरू होकर बात ग्रे स्केल डिजाइन से गुजरती है, फिर मैथमेटिकल फॉर्मेट्स और कर्निंग की बारीकियों से होते हुए एक सख्त ब्रांड बुक तक पहुंचती है, और आखिर में एक फ्लैट रेट चार्ज करने वाला प्रोफेशनल डिजाइनर सामने आता है। लेकिन इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसी थॉट एक्सरसाइज जिस पर सोचना जरूरी है। जरूर बताइए। अगर एक डिजाइनर का आसपास का माहौल, जैसे पेपर का टेक्सचर, पेंसिल की महक और स्टूडियो की शांति, उसके बनाए गए लोगों की क्वालिटी को इतनी गहराई से प्रभावित करता है, तो सोचिए क्या क्लाइंट के आसपास का माहौल और उनका ऑफिस एनवायरनमेंट उस लोगों को समझने और पसंद करने के तरीके को प्रभावित नहीं करता होगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या एक प्रेजेंटेशन का कामयाब होना सिर्फ स्लाइड्स पर निर्भर है या उस कमरे के माहौल पर भी झांक दी जा रही है? वही तो, हर उस प्रोफेशनल को इस पर जरूर विचार करना चाहिए जो अपने काम को अगले लेवल पे ले जाना चाहता है। इस गहरे विश्लेषण का आधार एक बहुत ही शानदार किताब थी जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ लोगो डिजाइन। हाँ, और जो भी इस डिजाइन साइकोलॉजी और बिजनेस मैकेनिक्स को समझना चाहता है उसे ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब को खरीदने के लिए Amazon लिंक है https://amazon24ntfyab। बिल्कुल, और सुनने वालों को बता दें कि आपको ये लिंक टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस लिंक के QR कोड को स्कैन करके इस किताब को आसानी से खरीद सकते हैं। सही कहा। और ऐसे ही टेक्निकल डिजाइन ब्रेकडाउन्स और करियर बिल्डिंग कंटेंट के लिए इस शो को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आखिर में याद रखने वाली बात यही है कि डिश कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, उसे परोसने का ढंग और उसकी सुरक्षा ही उसको बरसों तक यादगार बनाती है। अगली चर्चा तक इस विश्लेषण को अपने काम में उतारते रहिए और अपने सफर को बेहतरीन बनाते रहिए।